गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, आई होप यू ऑल आर फाइन और आप बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। बच्चों, मेरी आप सबसे एक एडवाइस है और रिक्वेस्ट भी है कि आप अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग अपने अप्रोच में बिल्कुल भी कैजुअल मत होना, बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है कि हमें खुद अपना टीचर और अपना खुद एक गाइड हमें यहाँ पर बनना है। तो बेटा, अच्छे से सबको मेहनत करनी है और इस वीडियो के थ्रू आज हम इस पूरे लेसन का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल होने से क्या महत्व मिलता है या क्या बेनिफिट है। नंबर 1, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए, लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली जब हम फिट होंगे तो सभी एक्टिविटीज़ और सभी फंक्शनिंग अच्छे से प्रॉपर और नॉर्मल होगी और हमारी लाइफ बिल्कुल इजी एंड कोऑपरेटिव या कंपैटिबल होगी। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है हेल्दी लाइफ स्टाइल से। नंबर 2, इंक्रीज लॉन्गेविटी। ठीक है, मैंने कल जिक्र किया था कि हमारे भारत में जो HDI का इंडेक्स दिया गया है उसके अनुसार जो एज लिमिट है वो, या एवरेज एज जो है हमारे यहाँ पर ह्यूमेंस की, वो 67.9 के आसपास है, यानी कि 68 से 67 साल के बीच में एक व्यक्ति जीवित रहता है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल होने से इंसान की आयु सीमा भी बढ़ जाती है। लॉन्गेविटी को हम आयु सीमा कहते हैं। ठीक है, मिनिमाइज एंड मेंस एज लेंथन्स। ठीक है ना, यानी कि डिसीज़ को कम कर देते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल और एज को बढ़ा देती है। नंबर 3, प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर पढ़ेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इट लेड टू द रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फैट। ठीक है भाई, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी कि जितने भी हार्ट से जुड़े हुए रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है भाई, तो ऐसी बीमारियों को, हाइपरटेंशन, लोअर ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स हेल्दी लाइफ स्टाइल के दौरान नहीं होती और डिसीज के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 3, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। और ये तो एक सबसे भयंकर बीमारी है डिप्रेशन की। आपको भी पता होगा कि चाहे हम कितना भी हेल्दी रह ले, अगर हमारा माइंड डिप्रेस्ड है और हम डिप्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं तो फिर वहाँ से लौट कर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हम कोई भी वर्क नॉर्मली नहीं कर सकते। ठीक है, तो हेल्दी रहने से हमारी बॉडी का डिप्रेशन जो है वो भी कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें होता क्या है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, ड्यू टू हेल्दी लाइफ स्टाइल द लेवल ऑफ हार्मोन्स लीडिंग टू द रेगुलरिटी ऑफ द बॉडी स्टेट इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट अ पर्सन इज एट अ मिनिमम रिस्क ऑफ प्लगिंग इनटू डिप्रेशन। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन से चलती रहती है, वो कंटिन्यू करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। ठीक है भाई, फिजिकली फिट रहेगी और एक्टिव रहेगी, तो इससे क्या होता है कि डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट में इसमें आपको एक और बता देता हूँ, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हमारा जो आत्म शक्ति है या हमारा आत्मसम्मान है, जो हमारा धैर्य है, वो भी बढ़ जाता है हेल्दी लाइफ स्टाइल से। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1, भाई कंपोनेंट होते क्या है। ठीक है, कंपोनेंट होते क्या है। चलिए भाई, अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझे एक मोबाइल को असेंबल करना है। ठीक है, मुझे मोबाइल असेंबल करना है। ठीक है, जनरली आप इसको सपोज कर लीजिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं मोबाइल असेंबल कर दूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल असेंबल करने के लिए मुझे अलग अलग बाज़ार से पार्ट्स परचेज़ करने होंगे। जैसे कि मुझे सबसे पहले तो एक स्क्रीन लेनी होगी, यानी कि डिस्प्ले लेनी होगी। फिर मुझे जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स अंदर होते हैं, कैमरा एक परचेज़ करना होगा, मुझे एक माइक्रोफ़ोन परचेज़ करना होगा, मुझे चार्जर के लिए अडेप्टर परचेज़ करना होगा। ठीक है, मुझे इसका मदरबोर्ड चाहिए होगा, जिसके अंदर आईसी होती है मुझे वो परचेज़ करनी होगी, मेमोरी कार्ड चाहिए होगा, मुझे सिम कार्ड चाहिए होगा, मुझे बैटरी चाहिए इसके लिए। तो समझ गए ना, कितनी सारी वस्तुओं को हमें एक मोबाइल को निर्माण करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब वस्तुओं को हम बोलते हैं कंपोनेंट, यानी कि ये एक साथ मिलकर एक मोबाइल बना देगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाई कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या होता है अब ये, तो बच्चों, अगर हम स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मिला दे तो ये फिजिकल फिटनेस बन जाएगी। समझ गए ना आप अच्छे से। अगर हम इन सबका सिग्मा कर दे, सिग्मा मतलब सबका जोड़ कर दे, तो ये क्या बन जाएगी, फिजिकल फिटनेस बन जाएगी। और अगर
कोई भी चीज़ इसमें से लैकिंग है, सपोज करो स्पीड लैक है, स्ट्रेंथ की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है, या किसी भी एक या दो की कमी है, तो वो बंदे कम फिजिकली फिट होंगे। और जिनके अंदर ये सभी कमियां होगी, यानी कि ना तो उनके अंदर स्पीड है, ना स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ना ही कोऑर्डिनेशन है, तो आप समझ सकते हो कि फिजिकल लेवल काफ़ी कम होगा। तो ये होते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। अब आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब मैं आगे इनको डिफाइन करता हूँ। तो बच्चों, आप सबसे पहले तो अपने फ़ोन को एक बार हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने फ़ोन को आप हॉरिजॉन्टली घुमा लेंगे, क्योंकि ये चार्ट कुछ इस टाइप से बना हुआ है कि ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली हो गया अब यहाँ पर, ठीक है भाई। अब चलिए हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं अपने, ठीक है। ये तो नंबर 1 आता है स्पीड। तो स्पीड हम किसे कहते हैं भाई, आप सबको पता है कि स्पीड को आप यहाँ पर ऐसे समझिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे रेस लगानी है या मुझे दौड़ना है, सिर्फ वही स्पीड होती है। स्पीड तो हम अपने एनवायरनमेंट में जब तक रहते हैं, जब तक हम चलते हैं, बोलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो स्पीड हमेशा वहाँ पर यूटिलाइज होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन स्पीड की होती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना, ठीक है ना। टाइम कम और डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा। अब अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, कि सपोज करो मुझे कोई बुक पढ़नी है और मैं उसके पेज को अगर मैं पलटूँ, है ना, मैं उसके पेजेस कन्वर्ट करूँ, तो मेरे हैंड की स्पीड होगी या फिंगर्स की स्पीड होगी वहाँ पर। सपोज कीजिए मुझे शूज़ वियर करने हैं। अब एक व्यक्ति 5 मिनट लगा देता है और एक व्यक्ति 1 मिनट में शूज़ पहन लेता है, या हाफ मिनट के अंदर शूज़ पहन लेता है, ठीक है। अब बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं भाई। सपोज़ कीजिए मुझे 100 मीटर की रेस लगानी है, तो किसी व्यक्ति को लग जाती है 13 से 14 सेकंड और कोई कर देता है 12 से 13 सेकंड के। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। नंबर 1, रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना रिएक्शन एबिलिटी। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो रिएक्शन आपको पता है क्या होता है भाई। देखिए, हमारे स्टिमुलस के अंदर कोई भी चेंज आया, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटी होती है। सपोज कीजिए कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए छोड़ दिए सब कुछ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आई वांट टू कैच अ बॉल, आई वांट टू कैच अ क्रिकेट बॉल, कि मुझे कैच करनी है क्रिकेट बॉल। अब बैट्समैन ने शॉट हिट किया, बॉल को हिट किया और बॉल मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। तो मुझे क्या करना होगा भाई, मुझे जल्दी से रेस्पॉन्ड करना होगा, मुझे रिएक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैच पकड़ लूँ अच्छे से बैलेंस हो करके, तो वो रिएक्शन एबिलिटी होती है, ठीक है ना। कि भाई हम कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, कितनी जल्दी हम रेस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन एबिलिटी के बारे में। देखिए, आपने यहाँ पर तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, हम सभी स्टूडेंट्स बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कुछ के घर पर फैमिली में कार भी होगी। तो आपने एक चीज़ देखी है, जो हमारी बाइक होती है उसके राइट हैंड साइड में जो एक्सीलरेट हो करते हैं, ठीक है ना, जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना, जिसको हम एक्सीलरेट बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई एक्सीलरेट करना है। या जब कार होती है, कार में भी एक एक्सीलेटर होता है, ठीक है ना, कार में भी एक्सीलेटर होता है राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है, कार तेज़ी से दौड़ती है। जब हम उसको छोड़ देते हैं, हम उस पर पैर नहीं रखते एक्सीलेटर पर, तो वो रुक जाती है। तो एक्सीलरेशन हम कहते हैं कि जब हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं अपनी स्पीड को, ठीक है, जब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ क्या होती है और कहाँ से बनती है ये, ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, हमारी मसल्स होती है और ग्रुप ऑफ मसल्स होती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। और मसल्स का काम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना ही होता है, ठीक है ना। और भी फंक्शन है मसल्स के, मूवमेंट करना भी होता है, हमारी बॉडी को शेप देना भी होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर स्ट्रेंथ के तौर पर देखेंगे कि मसल्स स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है और वो रेजिस्टेंस एक्ट करती है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, वही स्ट्रेंथ है। व्हेन आवर मसल्स एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी फोर्स, तो ये क्या बन जाती है, स्ट्रेंथ। अब सपोज कीजिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट पुल करना है, ठीक है, कि भाई मुझे 5 kg वेट उठाना है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको पुल करेगी अपनी तरफ, यानी कि अर्थ तो उसको अपनी तरफ पुल करती है, और मेरी जो बॉडी है, जो मेरे हैंड्स है और जो मेरी मसल्स जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रही है, वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्पीड के टाइप, स्ट्रेंथ के टाइप्स की।
नंबर वन स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ ऐसे कीजिए आप सपोज भाई यहाँ पर मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं होती है, नॉट विजिबल। ठीक है स्टूडेंट, मूवमेंट इज़ नॉट विजिबल। अब भाई ऐसा कब होगा, तो देखिए भाई मुझे जो है कोई चीज़ पुश करनी है और मुझे अपनी स्ट्रेंथ का भी जो है एक्सपोज करना है अपनी स्ट्रेंथ को भी। ठीक है ना। तो एग्जांपल ले लीजिए, कोई वाल है, वॉल दीवार है कोई। ठीक है। तो जब मैं दीवार के पास खड़ा होकर अपने हैंड से उसको पुश करूँगा तो क्या दीवार अपनी जगह से हिलेगी? क्या नहीं हिलेगी। क्या मैं अपनी जगह से हिलूँगा? क्या नहीं हिलूँगा। तो क्या होगा कि मूवमेंट नहीं है। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, स्ट्रेंथ तो मेरी लगी ना, मेरी ताकत का तो इस्तेमाल हुआ ना, क्योंकि मैंने दीवार को पुश किया तो उसमें थोड़ी मुझे ताकत लगानी पड़ी। ठीक है ना। तो यही स्ट्रेंथ जो होती है ये स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ मसल है या मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं होती है। अब बात करते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब डायनामिक स्ट्रेंथ इसका बिल्कुल उल्टा है स्टैटिक स्ट्रेंथ के, कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो विजिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूवमेंट इज विजिबल। भाई वो कैसे? अब देखिए आप, मुझे जो है साइकिल चलानी है, तो जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो मुझे वहाँ पर स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो मूवमेंट क्या है? विजिबल है, क्योंकि मुझे अपनी जो लेग्स है, जो मेरी फुट है, मुझे वहाँ पर उनसे स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी होगी और वो मूवमेंट क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ के तीन टाइप्स के बारे में। तो नंबर वन मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये मैं आपको क्लासरूम के अंदर बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एंड्योरेंस के बारे में, जिसको हम स्टेमिना भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, इस जो फिजिकल फिटनेस है उसका तीसरा कंपोनेंट आ जाता है कि एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई। देखिए सपोज कीजिए मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल का गेम खेल रहा हूँ एक। ठीक है। और मैं वहाँ पर थक गया बहुत ज़्यादा, तो क्या मैं गेम छोड़ दूंगा? क्या नहीं, मुझे अब भी गेम खेलना होगा। और ये डिपेंड करता है मेरे एंड्योरेंस के ऊपर, मेरे स्टेमिना के ऊपर, कि मैं गेम कितनी देर खेल सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन एनी पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ फैटिगनेस और ही इज फैटिग, then his body will produce some more energy to let him give some more time and continue the activity। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई थकने के बावजूद भी जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी मौजूद रहती है और वो हमें स्टेमिना देती है, ठीक है, वो हमें एंड्योरेंस प्रोवाइड कराती है कि हम आगे भी कंटिन्यू कर सके, तो ये एंड्योरेंस होता है। ठीक है। अब एंड्योरेंस दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या है, इसको ध्यान से समझिए, इसको आप अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। भाई शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। देखिए लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर मुझे कंटिन्यूअसली मूवमेंट करनी है, कि भाई मेरी बॉडी बिल्कुल विगोरस एक्टिविटी कर रही है। विगोरस मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, जैसे कि स्विमिंग। अब स्विमिंग में तो भाई जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ही एंड्योरेंस का इस्तेमाल होगा। रेसलिंग, कबड्डी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है रेसलिंग में, भाई जब हम मुक्केबाजी करते हैं या कुश्ती लड़ते हैं तो 3 से 4 मिनट तक लगातार उसकी बॉडी की मूवमेंट होती रहती है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का इस्तेमाल होगा। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के ऊपर। भाई शॉर्ट टर्म क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, सपोज कीजिए क्रिकेट का गेम चल रहा है, तो क्या वहाँ पर जितने भी खिलाड़ी मौजूद है वो सब इन्वॉल्व तो होते हैं, बट एक्टिविटी काफ़ी उनकी कम होती है। अब जैसे कि एक फील्डर को ही मान लीजिए, जब उसको एक्टिविटी कब करेगा वो, जब उसकी तरफ बॉल आएगी, नहीं तो वो खाली खड़ा है मैदान में, तो वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है। पर हाँ, एक्टिविटी का टाइम तो ज़्यादा है, पर उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसका टाइम कम होता है। अब जैसे कि बल्लेबाज होता है जो स्ट्राइक पर होता है, उसको ही मान लीजिए कि वो उसकी बॉडी वैसे तो बैलेंस होती है, स्टिल होती है जब तक वो बॉल को हिट नहीं करता, पर उसका एंड्योरेंस कब टेस्ट होगा? जब वो रनिंग करेगा। ठीक है ना। जब वो दौड़ेगा तो उसके बाद भी वो रिलैक्स कर लेता है, क्योंकि बीच बीच में टाइम उसको मिल जाता है कि वो नॉन स्ट्राइक पर भी चला जाता है। ठीक है ना। दूसरे छोर पर भी जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में होते हैं जॉइंट्स। हमारी बोन जो होती है उनके जॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई है तो वो जॉइंट बन जाता है। अब इन जॉइंट्स में
कितनी मूवमेंट पॉसिबल है, यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि ये जॉइंट्स कितनी मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, है ना, कितना मुड़ सकते हैं, किस डायरेक्शन में कितना ये घूम सकते हैं, उस स्टेट को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई जो जॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखना, द रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है दो टाइप्स की, पैसिव और एक्टिव, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पर आ जाइए। पैसिव, आपने पैसिव सेंटेंस पढ़े है ग्रामर में, बोला जाता है कि उसके द्वारा, द वर्क वाज डन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो पैसिव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के द्वारा। तो जब हमारी मूवमेंट होती है या हमारे जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट जब होती है, जब हमारे जॉइंट्स जो मूवमेंट करते हैं किसी एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा, यानी कि किसी दूसरे की हेल्प के द्वारा, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। और इसके अगेंस्ट, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे जॉइंट जो है उनकी मूवमेंट तो होती है, वो एक रेंज के अंदर मूव तो करते हैं, पर कोई एक्सटर्नल हेल्प उनको नहीं मिलती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन भी एक काफ़ी ब्रीफ टॉपिक है, पर मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा दूँ। इसके कई टाइप्स होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है, जब भी हमारी बॉडी के दो ऑर्गन एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है ना, हमारी बॉडी के दो फंक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करने होंगे, ठीक है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं साइकिल पर चल रहा हूँ, तो मुझे मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया और मुझे ब्रेक लगाने हैं, तो मेरे हैंड्स को जो है ब्रेक को पुश करना होगा। और वो मैसेज कहाँ से गया, वो गया मेरे ब्रेन से, या मेरी आईज ने पहले ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिकेट की बॉल कैच करनी है, ठीक है ना, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वहाँ पर ज़रूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी के दो पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, के भाई जब दो फंक्शन साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इसके जो टाइप्स है वो मैं आपको क्लासरूम के अंदर बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने जो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ठीक है भाई, फिजिकल फिटनेस तो किन किन कंपोनेंट्स से बनी, किन किन उपकरणों से बनी, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि वेलनेस किन किन कंपोनेंट्स से बनती है। तो वेलनेस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चलिए इस पर तो मैं टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करूँगा। और अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सोशल वेलनेस, ठीक है भाई, समाज में कोई व्यक्ति कितना कंपेटिबल है, यानी कि जो सोसाइटी है उसके अंदर वो कितना वेल महसूस करता है अपने आप को, ठीक है ना, तो यही स्टेट उसकी सोशल वेलनेस होती है। इमोशनल वेलनेस, ठीक है भाई, हमारी एक एबिलिटी होती है हर इंसान के अंदर। सपोज कीजिए मैंने कुछ अच्छा देखा, मैंने कुछ बुरा देखा, तो मैं अगर अच्छे बुरे की परख मुझे है सही से, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो भाई क्या होगा, मुझे खुशी होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो वहाँ पर मुझे थोड़ा उदास होना चाहिए, और वहाँ पर मेरी फीलिंग्स जो है वो थोड़ी दबी हुई होनी चाहिए। बट अगर मैं उल्टा करने लगूँ कि भाई जहाँ पर मुझे रोना है वहाँ पर तो मैं हंसने लगूँ, या जहाँ पर मुझे हंसना है वहाँ पर मैं रोने लगूँ, या बात बात पर मैं हंसने लगूँ और छोटी मोटी बातों पर मैं रोने लगूँ, तो ये इमोशनल वेलनेस नहीं होती। ठीक है, हमारी उस एबिलिटी को इमोशनल वेलनेस कहा जाता है जहाँ पर हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें आपको एक लास्ट और बता देता हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे। फिजिकल वेलनेस, ठीक है, मेरी बॉडी की वो स्टेट है जब मुझे लगे कि हाँ मैं अपने सारे कार्य बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मेरी बॉडी 100% फिजिकली फिट है, जब ये आइडिया मेरे अंदर से मुझे फील हो, तो वो फिजिकल वेलनेस कही जाती है। ठीक है, बाकी क्या आप खुद से पढ़ेंगे, और ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। कमेंट में सभी स्टूडेंट्स अपना नेम लिख कर मुझे बताएंगे आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए बाय स्टूडेंट्स।